स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी। अब सीमा हिंदी अब एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। होप आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं और बहुत ही सितंबर में आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। और 9th का जो चैप्टर होता है, 9th के जो एग्जाम होता है, उसमें आपका फुल सिलेबस जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लहासा की और क्वेश्चन आंसर जो है इजी तरीके से करते हैं, ताकि आपके अगर एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाए तो आप उसे इजीली लिख सकें। तो हमारा चैप्टर है लहासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यन। और 1929-30 के आसपास लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी। उस यात्रा का पूरा वृतांत जो है वो हमारे लहासा की ओर में बताया गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को रहने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय जब वो भद्र वेश में गए थे तो उन्हें उचित स्थान क्यों नहीं मिला। तो लेखक कहते हैं कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, लेकिन भद्र वेश में जब वो गए थे उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वे वहां शाम के समय पहुंचे थे। तो लेखक ने कहा कि वो शाम के समय वहां पहुंचे थे। इस समय यहाँ के लोग छंग पीकर अपने होश आवाज गवा देते हैं। तो कहते जब वो शाम के समय पहुंचे तो वहाँ का रिवाज है कि वहाँ के लोग छंग पीकर अपने होश आवाज गवा देते हैं। उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती, उनकी मनोवृत्ति भी बदल जाती है। इसलिए उनके भद्र वेश में उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाया था। लेकिन जब वो किस में गए थे, जब वो भिखमंगे के वेश में गए थे तो उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिल गया था। और उनके साथ सबसे बड़ी बात, वहाँ का बौद्ध भिक्षु सुमति भी थे, जो कि भिखमंगे के वेश में थे। और जब साथ मिल जाता है, वहाँ के लोगों से जान पहचान होती है, तो वह रहना आसान हो जाता है। तभी लेखक कहते हैं कि इसलिए उनके भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उस समय के तिब्बती समाज में हथियार का कानून न रहने के कारण नया यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो ओवैसे यात्रियों को अपने जान माल का डर तो बना ही रहता था, क्योंकि वहाँ पर डाकू भी थे और वो सुनसान इलाकों में रहते थे, उनको मार भी सकते थे। और पुलिस इन यहाँ पर कोई खुफिया इलाकों पर कोई खर्चा नहीं करती थी। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। तो पिस्तौल और बंदूक तो उनके हाथ में वैसे ही हुआ करती थी। डाकू यहाँ यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों में सदा अपनी जान और माल का भय बना रहता था कि डाकू जो थे बेझिझक होकर वहां पर आने वाले यात्रियों को देखते थे, इनके पास सामान ज्यादा है, उनका सामान लूट लेते थे और उन्हें मार देते थे। इसलिए वहां इस प्रकार यात्रियों को में सदा अपनी जान माल का भय बना रहता था कि ना मालूम कब उन्हें लूट लिया जाए अथवा उन्हें जान से मारे दिया जाए। तो वो कहते कि डर था उनके अंदर कि डाकू जो थे कब उन्हें मार देंगे और कब उनका पूरा पैसा हथियार लेंगे। तो इस प्रकार लोगों में हथियार का कानून न रहने के कारण डर हमेशा बना रहता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से कैसे पिछड़ गया। ऑब्वियस कि लेखक घोड़ा बड़ा धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसका घोड़ा सुमति का घोड़ा वो तेजी से चल गया था और उसे रास्ते का भी पता था, लेकिन लेखक को रास्ते का नहीं पता था। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। जब वह घोड़े को मारने लगता, मतलब जब वह घोड़े पर जोर देने लगता, तो घोड़ा और भी सुस्त पड़ जाता था। वहां पर 2 रास्ते निकल रहे थे। एक बाएं रास्ते पर वह मील 1.5 मील चला गया तो उसे पता चला कि वह गलत रास्ते पर था। तो वो कहते कि जब भी वह घोड़े पर जोर मारता तो घोड़ा बड़ा ढीला पड़ जाता था। तो फिर उसने क्या किया, कहता एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे, वह बाएं रास्ते की तरफ निकल गया। लेकिन जब उसने घर से पूछा तो उन्हें पता चला कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। वहां से लौटकर उसने सही रास्ता पकड़ा। इस प्रकार वह अपने साथियों से पिछड़ता चला गया। तो इस प्रकार लेखक जो था, एक तो घोड़ा बड़ा धीमा था, सुस्त था, अगर वो उसको जोर देता था तो वो और धीमा हो जाता था। 2 रास्ते वहां पर निकल रहे थे, वो बाईं तरफ चला गया लेकिन उसे जाना दाईं तरफ था। अब जब उसे पता चला कि वो गलत रास्ते पर, तो वो दोबारा उस रास्ते पर निकला। तो वैसे उसको देर होनी थी, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता जो होता है बड़ा ही कठिन होता है वहां पर चलना, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो। तो तभी लेखक कहते हैं इसी कारण वह लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया।
लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो हम आंसर है, दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने के लिए इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहां एक मंदिर में बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी और लेखक उन्हें पढ़ने में रम गया। इनमें से एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर से कम नहीं था। वह इन पोथियों को पढ़ने में बहुत ही लीन हो गया। तो लेखक को पोथियां पढ़ने में बड़ा ही मजा आने लगा क्योंकि महात्मा बुद्ध की लिखी हुई थी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। तो लेखक कहते हैं इसलिए उन्होंने शेखर विहार में जब सुमति ने बोला कि वो अपने यजमानों से मिलना चाहता है तो उसने रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे महात्मा बुद्ध की 103 लिखित पोथियों को पढ़ने में रम गया था, उसे मजा आने लगा था। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कहते हैं कि पहले तो क्या था कि अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां पर दुर्गम रास्ते थे, डाकू और चोर हुआ करते थे और वहां से बचने के लिए उन्होंने भिखमंगे का वेश धारण किया, कुछ ही पैसा मांगते हुए वहां पर गए। तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें दुर्गम मार्ग की अनेक कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। ऑब्वियस है कि चढ़ाई चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है और वो भी ऐसे पहाड़ी रास्ते पर। तो चढ़ाई चढ़नी पड़ी। मार्ग में मामूली स्थानों पर रुकना भी पड़ा। डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी आगे करके जीभ निकालकर उनसे दया की भीख मांगते हुए पैसा मांगा। तो उन्होंने भिखमंगे होने का नाटक भी किया ताकि वो बच सके। लेखक का घोड़ा बड़ा सुस्त था जिस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। ये भी एक रीजन था कि सुमति का घोड़ा तो बहुत आगे निकल गया लेकिन लेखक का घोड़ा वहां पर पिछड़ गया था, लंकोर के गलत रास्ते पर चला गया था। लेखक को सुमति के क्रोध का भी शिकार बनना पड़ा। भारवाहक न मिलने पर लेखक को अपना सामान अपने कंधे पर लाद कर ही यात्रा करनी पड़ी और खाने पीने की जो चीजें मिली उसी में उसे गुजारा करना पड़ा। तो ऑब्वियस है कि लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। पहाड़ी रास्तों पर जब हम जाते हैं तो सामान को पीठ पर लाद कर चढ़ना और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम्स, यही समस्याएं, यही कठिनाइयां थी जो लेखक को इनका सामना करना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि वहाँ का तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बती समाज के बारे में बताना है। उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था कि वहाँ के लोग अंधविश्वासी भी थे, किसी भी बात पर भरोसा कर लेते थे। वो लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए कंडे ताबीजों को अपनी रक्षा का आधार मानते थे कि बौद्ध भिक्षु जो भी उन्हें ताबीज बनाकर देते थे वो उनको सच मान लेते थे। समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। ये भी बात है कि हथियार का कानून तो था नहीं, वहां पर चोर डाकू हुआ करते थे, किसी को भी मार देते थे। वहां की कानून व्यवस्था दयनीय स्थिति में थी। लोग बंदूक आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। रास्ते में चोर लुटेरों का भय बना रहता था। डकैत यात्रियों को मारकर लूट लेते थे और गवाही देने वाला भी कोई नहीं होता था। तो उस समय समाज, तिब्बती समाज जो था बहुत ही दयनीय स्थिति में था क्योंकि डाकू लोग थे। लोगों को अपनी जान माल का खतरा बना रहता था। लोग लाठी की जगह बंदूकें लेकर वहां पर निकलते थे। जाने के डर से कोई किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देता था। लेकिन वहां पर जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। कहते कि चोरी के डर से कोई किसी को अंदर नहीं आने देता था, लेकिन अगर आप सही हैं तो किसी को भी घर में आने की इजाजत थी। यात्रियों को आवास तथा खाने पीने की सुविधा दी जाती थी और ये लोग छंग नामक मादक पेय का सेवन भी करते थे। शाम के समय एक नशीला होता है जिसमें नशा होता है, तो शाम के वक्त ये लोग छंग पीकर एक मादक पदार्थ का सेवन भी करते थे। यहाँ पर तिब्बत की भौगोलिक दशा का वर्णन कीजिए कि भौगोलिक दशा कैसी थी। तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत दुर्गम है। दुर्गम का मतलब बड़ा कठिन है। वहाँ के डांडे सबसे अधिक खतरे के समान है। डांडे का मतलब ऊंची जमीन है। कहते कि वहाँ खतरे बहुत हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर से डांडा थोंडला पार करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो वो कहते हैं जहाँ की ऊंची जमीनें हैं और जब उन्होंने थोंडला पार करना था तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, कठिन था। इसके दोनों ओर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं होता, कोई भी गांव नहीं होता। यहाँ एक और हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां हैं तो दूसरी ओर बर्फ और हरियाली से रहित पर्वत भी हैं। तो वो यही कहते हैं कि वहां पर हरियाली भी है और हरियाली के बिना भी वहां पर पर्वत देखने को मिलते हैं। कहीं बर्फ से कम चोटियां हैं तो कहीं पर बर्फ से ढकी हुई पूरी चोटियां भी दिखाई पड़ती हैं। यात्रा पैदल अथवा घोड़ों पर की जाती है। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े पर भी कर सकते हैं।
वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। लिखा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ की भौगोलिक दशा तिब्बत दशा से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अनेक बहुमंजिला मकान, भवन, बड़ी साफ सुथरी सड़कें, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मेट्रो रेल, रेलवे अड्डा, हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रेलवे स्टेशन है, यात्रा के लिए कारें हैं, बसें हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है आदि पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाती है। तो एक्सपीरियंस शेयर किया है किसी ने कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में तो सारी सुख सुविधाएं हैं हमारे लिए। हमने कहीं पर भी जाना हो, चाहे हमने एयरपोर्ट पर जाना हो, चाहे हमने स्टेशन पर जाना हो, और हमने अगर ऑटो भी लेना हो, टैक्सी भी लेनी हो, तो हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी रहती है। यमुना यहाँ की मुख्य नदी है। देश की राजधानी दिल्ली होने के कारण यहाँ सदा कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती हैं। तो ये था कि तिब्बत की भौगोलिक दशा का वर्णन कीजिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति आपके शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो आप शहर का कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं। मैंने दिल्ली का लिखा है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो आप इस तरीके से जो है अपने आंसर को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। लगभग हर गांव में मिले इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का चित्रण कीजिए कि यहाँ पर वो हर जगह अपने यजमानों से मिला, तो आपको उसके चरित्र की कौन सी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। आंसर है सुमति इस क्षेत्र के लोगों से अच्छी प्रकार से परिचित है, क्योंकि वो वहां पर रहता है तो वहां के लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वहां के लोग भी सुमति का आदर करते हैं और वह अपने यजमानों के लिए बोध गया के वस्त्रों के गंडे लेकर आते हैं। तो वो यही कहते हैं कि वो बोध गया के मंदिरों से लोगों के लिए गंडे लेकर आते हैं कि लोगों की माता बोध में बड़ी आस्था थी, बड़ा विश्वास था। हमने गंडे का मतलब पहले भी बताया था कि मंत्र पढ़कर गांठ लगाकर धागा या कपड़ा जो वो अपने यजमानों के पास बांटते थे। वे व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, अच्छे सहयोगी भी थे। वे अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेखक लंडकोर का मार्ग भूल जाता है तो देर से पहुंचने पर सुमति वहां उसके ऊपर क्रोधित भी होते हैं, लेकिन बहुत समझाने पर वो शांत हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सुमति का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी थी। जहाँ भी जाते थे अपने यजमानों से बड़ा मिलते थे और उन्हें गंडे बांटना शुरू कर देते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो उसके साथ लेखक के साथ जाते थे तो वो कहते थे कि वो अपने यजमानों से मिलना चाहते हैं। जब भी शेखर विहार में वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अपने यजमानों से मिलना है, तो लेखक ने उन्हें जाने से मना नहीं किया। तो वो क्या करते थे, अपने यजमानों से जिस भी गांव में जाते थे उन्हें पता था उनके यजमान यहाँ पर रहते हैं, तो वो फौरन वहां से पर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। हमारा लेसन था लहासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यन जी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक व शेयर भी जरूर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।